हेलो बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। बच्चों लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इमोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, चाहे वो रोटेशन ऑफ रोड है चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन है, क्लियर है ना। उसके बाद क्या था, रोटेशनल ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनसे जुड़ी एक नई प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चों अपनी कॉपी में हेडिंग डालो सेल्फ इंडक्टेंस, जल्दी से। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। एक बात बताना बच्चों, आप लोगों को फेराडे ने क्या बताया था? सिंपल, फ्लक्स चेंज एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करती हैं और वो फॉर्मूला ये होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। मैंने अपने लेक्चर की जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें इससे स्टार्टिंग की थी कि बच्चों फ्लक्स चेंज हमेशा क्या पैदा करती हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। बिल्कुल सही बात है सर। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस किस तरह से पैदा होती है? फ्लक्स चेंज के वे अलग अलग थे, एरिया को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, ठीक है ना, उसके बाद एंगल को चेंज करके। तो इसका मतलब मैंने जितने भी लेक्चर है वो सुनना, 1 बाय 1 मैंने सारे ईएमएफ पैदा करने के मेथड बता रखे हैं, क्लियर है ना। अब सुनो बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? अगर मैं एक कोयल की बात करता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, एक सिंपल कोयल है कोई भी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस सिंपल कोयल को इस तरह से इसमें करंट दिया, ध्यान से सुनना, क्या दिया इसको? करंट, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको करंट दिया उस टाइम पे इसके अंदर से, आपको पता है ना, पहले इसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। जैसे किसी कोयल को करंट देते हो ना बच्चों, तो इसके अंदर इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। मतलब जब मैंने इसको करंट दिया तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास करना शुरू हो गया, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई ना, जो पहले बिल्कुल नहीं थी। देखो बेटा, पहले ये सिचुएशन थी, ये इसकी कौन सी सिचुएशन है? इनिशियल। और ये कौन सी सिचुएशन है? फाइनल। आप खुद देख सकते हो, जब ये सिचुएशन बनी इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, और इसके अंदर बेटा क्या पैदा होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसके अंदर करंट आ गया। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड जाना शुरू होगा तो इसका मतलब क्या चेंज हुई? फ्लक्स जो पहले नहीं थी एकदम उसके अंदर से फ्लक्स आ गई, तो देखो बेटा फ्लक्स चेंज हुई, और चेंज इन फ्लक्स क्या पैदा करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्लियर है। अब सुनो अगला पॉइंट, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। एक बात बताओ, क्या हर कोयल का नेचर एक जैसा होता है? मान लिया मैंने ये कॉपर की कोयल ली, ठीक है, ये कॉपर कोयल है, ये कोई दूसरी कोयल ले ली बेटा आयरन की, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, सेम करंट इसको दिया, सेम करंट इसमें चेंज करवाया, क्लियर है ना, मैंने इस दोनों को करंट सेम दिया, दोनों को आई और आई, तो मुझे बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दोनों में एक जैसी पैदा हो जाएगी? देखो बेटा मुझे एक सिंपल बात बताओ, दो अलग अलग नेचर की कोयल है और उनको मैंने उसके अंदर दोनों के अंदर करंट को चेंज करके देखा, ध्यान से समझना, मैंने मतलब दोनों को एकदम करंट को चेंज करके देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई इन दोनों में से इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल मतलब बराबर पैदा हो जाएगी, क्योंकि मैंने करंट दोनों में चेंज इक्वल कर दिया। जैसे इसमें करंट चेंज कितना कर दिया? 0 to 10, इसमें भी करंट चेंज अचानक से 0 to 10, और मैं उम्मीद करता हूं सर दोनों में करंट चेंज मैंने सेम कर दिया, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इक्वल होगी? नो बेटा, ये एक कोयल की अलग प्रॉपर्टी होती है। मतलब कोई तो करंट चेंज करने से ज्यादा ईएमएफ पैदा कर देता है, कोई उतना ही करंट चेंज करने से कम ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, समझ में आई बात। तो ये कोयल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, इसी को बोलते हैं कौन सी बताओ? सेल्फ इंडक्टेंस। याद रखना बच्चों, इसी प्रॉपर्टी का नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसलिए क्या सिचुएशन जो इंपॉर्टेंट है वो समझना, यानी कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो करंट चेंज, अगर दो अलग अलग नेचर की कोयल हैं बच्चों, उनके अंदर करंट चेंज मैंने इक्वल किया, और मैं उम्मीद करता हूं करंट चेंज इक्वल होने की वजह से ईएमएफ भी इक्वल पैदा होगी। नो, ऐसा नहीं है, ईएमएफ दोनों में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वहां एक प्रॉपर्टी होती है कोयल की बेटा जो अलग अलग होती है दोनों की, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। जो कहीं तो ईएमएफ ज्यादा पैदा हो जाएगा किसी कोयल में और किसी कोयल में कम पैदा होगा, समझ में आई बात। सुनो अगला पॉइंट बेटा, इसका मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, ये एक प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी किससे डिफाइन की जाती है? जैसे मैं कह देता हूं एक रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना, ये रजिस्टर है, ठीक है,
अब इस रजिस्टर के अंदर आपको पता है कि भाई अगर करंट यहां जाएगा, अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो करंट को कम जाने देगा, और अगर ये 25 ओम का है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, थोड़ा सा करंट ज्यादा पास हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट, ये जो रेजिस्टेंस की जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, हमें बताती है कि भाई मेरे अंदर से करंट पास कितना होगा। ध्यान से सुनना, सेम काम कोयल का होता है बेटा, यानी कि कोयल की प्रॉपर्टी क्या बताएगी कि भाई मेरे अंदर से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी पैदा होगी। ध्यान से सुनना, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? तो अब देखो, सेल्फ इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी, सेल्फ इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कोयल। याद रखना बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस is a property of coil, is a property of coil। अगला पॉइंट सर, ठीक बात है, which define the induced EMF, which define the induced EMF produced in that coil। याद रखना बच्चों, मतलब एक ऐसी सेल्फ इंडक्टेंस की एक प्रॉपर्टी है जो क्या बताएगी बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी पैदा हो सकती है उस कोयल में और कितनी नहीं हो सकती है। क्लियर है? अब वो जो फैक्टर है, जो उस प्रॉपर्टी से जुड़ा फैक्टर है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब जैसे रजिस्टर का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में, उसको कौन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस तो क्या है, एक वैल्यू है ना कोई भी, और ये क्या है, रजिस्टर एक डिवाइस है। तो सेम काम है बेटा, जैसे कोयल है ना कोई भी, उस कोयल की एबिलिटी कौन दिखाएगा, कोफिशिएंट, जिसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब सुनना, इसको एल से डिनोट करते हैं बच्चों, एल। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो सेम वैसा ही है जैसे रजिस्टर का की वैल्यू को कौन डिफाइन करता है, कौन पावरफुल है कौन नहीं है, तो उसको रेजिस्टेंस ना सेम है। सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसको कौन बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एल से। अब सुनो, एल क्या है, एल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट करंट चेंज। याद रखना बेटा। अब आप कहोगे सर माइनस साइन किसका है और इसको डिफाइन करके दिखाओ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को। तो सुनो बेटा, अगर देखो डी आई बाई डी टी कम है, यानी कि करंट चेंज कम किया, समझ लो बेटा, किसी कोयल में करंट चेंज कम किया और इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा पैदा होगी, ये लेस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा पैदा होगी, तो आप क्या कहोगे बेटा कि उसकी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या थी बच्चों, ज्यादा थी। ध्यान से सुनना, नेगेटिव फैक्टर तो ऑपोजिशन को दिखाता है, मतलब नेगेटिव उसमें मत काउंट करना सर, ये ऑपोजिशन को दिखाता है। ठीक है बच्चों, मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात समझोगे, डी आई बाई डी टी, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है माइनस साइन, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो मुझे बताओ, अगर डी आई बाई डी टी कम है, करंट चेंज किसी कोयल में कम किया और उस कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा पैदा होगी, तो समझो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस था ना कोयल का, वो क्या था बच्चों, ज्यादा था। तो अगर डी आई बाई डी टी ज्यादा है और ईएमएफ कम पैदा हुई, इसका मतलब उसकी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कम, क्या है, लो है। तो इसका मतलब जो ये एल है ना बेटा, ये आप लोगों को ये बताएगा कि करंट चेंज का और वहां जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई आपस में किस तरह से रिलेट करती है। तो इस प्रॉपर्टी को अपने माइंड में याद रखना है, इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब इसकी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। याद रखना बेटा, तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कोइल। क्लियर है? तो इसको क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। चलो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, फिर इसको मैं समझाऊंगा और अलग वे से। सुनो बच्चों, एक बात और बताओ मुझे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन आई वो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट बाई पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कोइल।
अब आपको भी सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, देन उनका रेशियो जो होगा, देखो बेटा पर ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब अगला पॉइंट सर ठीक है, अगर मैं आपसे एक सिंपल पूछूं कि ऐसी सिचुएशन बन जाए तो बेटा जो एल है ना, ये मुझे मतलब समझो एक कोयल है, मान लिया कोयल है सिंपल, और इस कोयल को 5 एम्पीयर करंट दे दिया, ठीक है सुनो, और इस कोयल को कितना दिया बच्चों, 6 एम्पीयर करंट। सुनना, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों की इंड्यूस्ड ईएमएफ, मान लिया ये कॉपर है ये आयरन है, जो भी है बेटा, हम आपसे पूछो इन दोनों में क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल पैदा हो सकती है? यस हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो करंट चेंज अलग अलग है, करंट चेंज अलग अलग है, लेकिन क्या है बताओ, इन दोनों का एल क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि ये कॉपर की है और ये क्या है बताओ, आयरन की है। तो इसका मतलब अगर ये अलग है और ये अलग है तो याद रखना आपस में मल्टीप्लिकेशन तो दोनों का सेम आ सकता है ना। तो मतलब सिंपल है कि दो अलग अलग नेचर की वायर हैं, उनका अगर करंट चेंज उनमें अलग अलग कर दिया तो समझो उनके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल पैदा हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उनकी जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो बताओ, अलग अलग हो, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, कॉपर में क्या बचो आयरन है, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है ना, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आर, तो सेम बेटा याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना, उसकी यूनिट क्या होती है हेनरी। याद रखना यूनिट जो होती है ना बेटा होती है यूनिट इज हेनरी, ठीक बात है, यूनिट इज हेनरी किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की, मतलब एल की, याद रखो। अगला पॉइंट ठीक है, इसका मतलब हमें एक बात क्लियर पता चल गई कि भाई कोयल के साथ जो जुड़ी प्रॉपर्टी होती है ना, रेजिस्टेंस नहीं होता, वो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखो, अगर मैं कहूं कि भाई मुझे ना किसी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सर निकाल के दिखाओ, तो आप लोगों को मैं एक वैल्यू निकाल के दिखाता हूं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की, देन हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल। मैं किसी कोयल की वो वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखना बच्चों, मान लिया एक कोयल बना दी, ठीक है, सिंपल वही, और उसके अंदर जो टर्न्स है ना, मान लिया बेटा मैंने नंबर ऑफ टर्न्स एन मान लिए, तो एन क्या मान लिया, नंबर ऑफ टर्न्स, सुनते जाना, नंबर ऑफ टर्न्स। एल क्या मान ली बताओ, उस कोयल की लेंथ मान ली, तो मैं एल क्या लिख दूं बताओ, एल है लेंथ ऑफ द कोयल, लेंथ ऑफ द कोयल। ये दो चीजें पता है। सेम काम मैंने किया बच्चों, उसको करंट दे दिया, पहले इसके अंदर करंट नहीं था, जैसे करंट दे दिया इसको, इसके अंदर से क्या जाने लगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाने लगी बेटा। और आपको पता है ये सोलेनॉइड होता है ना कोयल वाला, इसके अंदर से अगर आई करंट जा रहा है तो बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड, याद करो यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड क्या लिखोगे बताओ, वो आएगा म्यू नॉट, बिल्कुल सही बात है, एन आई बाई एल, वेरी गुड, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड। अगर आप यूनिट नंबर 3 में पढ़ के आए हो तो ठीक है ना। ये एन बाई एल को स्मॉल एन बोल सकते हो ना, लेकिन ये मैं कैपिटल एन यूज कर रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, वो होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो स्मॉल एन यूज करते हो ना आप, वो एन बाई एल होती है। अगला पॉइंट सुनो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपको पता है कि सर ईएमएफ का एक फॉर्मूला होता है जो फैराडे ने बताया था, ई होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। ई क्या होता है बताओ, डी फाई बाई डी टी। अगर मैं ये कोई एक टर्न्स के अंदर अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला है बेटा, लेकिन अगर एन टर्न्स हैं तो इसको इनसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये किसके लिए वैलिड, ओनली फॉर सिंगल कोयल लूप, सिंगल टर्न के लिए। याद रखना अगर एन टर्न्स है बेटा, इफ टर्न्स आर एन, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जो बन जाता वो बन जाता माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये बात तो अपने माइंड में सेट कर लो, अगर एक टर्न है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें कितने पैदा होगी, माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर एन टर्न्स है तो एन से क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सुनो अगला पॉइंट, ठीक है, अगर मैं डी फाई बाई डी टी, यहां से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, E इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी, फ्लक्स होता है बी इंटू ए इंटू कोस थीटा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कहूं बी ए कोस थीटा, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ए होता है एरिया ऑफ किसका, इस टर्न्स का, एक का एरिया बेटा ए। तो अगर मैं कहूं कि कोस थीटा एंगल बिटवीन
बी एंड ए जो हर जगह कितने डिग्री होगा 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है ना, ये लूप ऐसे है तो मैग्नेटिक लाइन भी ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब एंगल क्या बनेगा नॉर्मल के पैरेलल, तो इसका मतलब थीटा 0 डिग्री होगा बेटा यहाँ पे। और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो माइनस का एन डी बाई डी टी बी इंटू ए, लो बेटा ये आ गया ना। और आपने बी की वैल्यू कितनी बता रखी है किसी सोलेनोइड में से, म्यू नॉट एन आई बाई एल, तो इसको इसके यहाँ रिप्लेस कर दो, तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन गई, माइनस में एन डी बाई डी टी म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए। समझ में आई बात। अब बात करते हैं अगला सर, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लो, चेंज कौन हो रहा है, करंट, याद रखना इसमें करंट चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ई की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू एन म्यू नोट, एन और एन क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है तो एन स्क्वायर, म्यू नोट भी बाहर आ गया बच्चों, ए भी बाहर आ गया और एल भी बाहर आ गया, तो इसका मतलब अंदर क्या बच गया सिर्फ डी आई बाई डी टी, याद रखो डी आई बाई डी टी। अब सुनो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, ध्यान से देखो, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, तो इन दोनों को आपस में चाहे रिलेट करके देख लो, जो एल आएगा ना, देखो बेटा एल कितना आएगा, एल की वैल्यू ये आएगी एन स्क्वायर म्यू नोट ए बाई मेल, चेक कर लो, क्योंकि एल होगा ना, क्योंकि ई अपोन में क्या होगा डी आई बाई डी टी। तो अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा ना, देखो कैपिटल एल की प्रॉपर्टी किसके बराबर आ गई, एन स्क्वायर म्यू नोट ए बाई मेल। तो याद रखना इसके बाद कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसी कोयल की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो ये आएगी नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई परमेबिलिटी मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन लूप और मल्टीप्लाई सोलेनोइड की लंबाई बेटा, तो इसका मतलब डिवाइड में, तो ये वैल्यू याद रखना, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई में एल। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, इस फॉर्मूले के ऊपर स्टार लगा लो क्योंकि बहुत बार पूछा गया फॉर्मूला है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कोयल, तो आप लोगों को एल की वैल्यू ये होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई में एल। ए क्या है आपको बता दिया, एक लूप का एरिया, एल इसकी लंबाई, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसका स्क्वायर, म्यू नॉट क्या है परमेबिलिटी, ये म्यू नॉट परमेबिलिटी वैक्यूम वाली है ना, ये तब है जब इनके बीच में वैक्यूम भरी है, मतलब वैक्यूम के ऊपर ही टर्न्स लगाए गए हैं, तो इसका मतलब अगर ये किसी रोड के ऊपर टर्न लगाए जाए ना तो यह म्यू नोट नहीं आएगा, भी बताऊंगा म्यू नोट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि वैक्यूम के ऊपर सिंपल कोयल लिए और ऐसे कर दिया वैक्यूम पे, तो अंदर वैक्यूम भरी हुई है लूप के अंदर बेटा, तो इसका मतलब यहां पे म्यू नोट परमेबिलिटी वैक्यूम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, परमेबिलिटी वैक्यूम, परमेबिलिटी वैक्यूम, तो इसका मतलब आप किसी कोयल की कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, ये वो प्रॉपर्टी है जो आपको ये बताएगी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी पैदा होगी किसी कोयल में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। क्लियर है ना, हो सकता है दो अलग अलग कोयल हो, करंट चेंज सेम आ जाए, तो आप लोगों हो सकता है करंट चेंज सेम है तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग अलग पैदा हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उनका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो, अलग अलग हो, जो कोयल के इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना अगला पॉइंट, ठीक है सर। अब एक चीज और है कि सर अगर मान लिया या मीडियम आ जाए तो, अगला केस सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट है कि अगर किसी रोड के ऊपर अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बाउंड कर दें, तो सर मान लिया एक रोड है उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स को बाउंड कर दिया, देखो बेटा ये रोड आते इसका मतलब क्या हुआ, यहां अंदर वैक्यूम नहीं है, अब की बार मीडियम बन गया और आपको नंबर ऑफ टर्न्स एल, लंबाई कितनी है एल, करंट कितना दिया सेम आई। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ सर किसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी या रोड के ऊपर बाउंड की गई कोयल की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो म्यू है ना ये ऐसा फैक्टर है जो मीडियम के नेचर के बारे में बताता है, बाकी सब सी में सेम है बेटा, नंबर ऑफ टर्न से भी एन ले लिए, लो एरिया भी कितना एक लूप का ए ले लिया, लंबाई कितनी है एल, तो लेकिन ये वैल्यू ऐसी है जो बदलेगी, या कौन सी टर्म यूज होगी, तो इसका मतलब फॉर मीडियम जो होती है बेटा वो म्यू नोट म्यू एम से रिप्लेस हो जाता है मीडियम वाली परमेबिलिटी से, तो इसका मतलब यहां म्यू एम आएगा, तो इसका एल कितना आ गया, एल की वैल्यू आ गई म्यू एम एन स्क्वायर ए बाई में एल। ध्यान से सुनना, इसका कभी भी याद रखना, जो मीडियम की परमेबिलिटी आपको पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में सुना था ना, म्यू ई बाई में ई नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, सुना था फर्स्ट यूनिट में नाम बेटा, परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम को हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सेम काम यहां भी है बेटा, मीडियम की परमेबिलिटी और वैक्यूम की परमेबिलिटी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, याद रखना रिलेटिव, यानी कि म्यू आर को लिख लो बेटा
म्यू आर इक्वल रिलेटिव परमेबिलिटी, अगर कोई डेफिनेशन पूछे कहीं पे रिलेटिव परमेबिलिटी, परमिएबिलिटी यानी कि दोनों का रेशियो जो होता है ना बेटा, वैक्यूम वाली का और अंदर मीडियम रखा है उसका, दोनों का जो नेचर मीडियम भरा दिखा दो बेटा कि अंदर मीडियम है, वैक्यूम नहीं है, रोड है कोई भी जिसके ऊपर ये लपेटी गई है। क्लियर है ना? अब सुनो, यानी कि म्यूएम, एक बात और सुनो, म्यू आर कभी भी याद रखो, रिलेटिव परमेबिलिटी कभी भी लेस देन 1 पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? एक हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1, यानी कि म्यू आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आप लोगों से पूछे बताओ रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी इन मीडियम टू द परमेबिलिटी इन वैक्यूम, ये कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती बेटा, या 1 के बराबर या उससे बड़ी होगी। तो इसका मतलब मीडियम की परमेबिलिटी वैक्यूम की परमेबिलिटी से हमेशा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसका रेशियो ग्रेटर देन 1 है ना, तो ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला हमेशा क्या होगा, छोटा। तो याद रखना रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से छोटी नहीं हो सकती, तो इस रिलेशन को वो बे करेगी कि म्यू एम ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, वैक्यूम वाले से, तो इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी परमेबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम, अगर मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है तो। ठीक है ना? करंट सेम है देखो बेटा, लेकिन इनका क्या अलग हो गया, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इसका मतलब एल की वैल्यू इसकी क्या आएगी, मीडियम वाले की, मीडियम, ये मीडियम वाली है, ये वैक्यूम वाली है। तो देखो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ध्यान से सुनना, हमेशा ग्रेटर देन होगा, किससे बताओ, वैक्यूम वाले से। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इसका ज्यादा होगा बेटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ध्यान से सुनना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अगर किसी रोड के ऊपर लपेटी गई है कोयल, तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होगी, और बेटा जो सिंपल वैक्यूम में टर्न लपेटे गए हैं, याद रखना उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा। सर इसको क्यों पढ़ा रही हो सर, सुनो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर ये ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ, आप एक बात बताओ, ये ज्यादा होगा, सुनो बच्चों, ये ज्यादा होगा, ये कब ज्यादा होगा, जब अगर ये ज्यादा है, करंट चेंज दोनों कॉइल में बराबर है, देखो बेटा करंट चेंज दोनों बराबर है, आई और आई, तो इसका मतलब करंट चेंज सेम रखा है, तो अगर ये ज्यादा है तो वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या पैदा होगी बच्चों, ज्यादा पैदा होगी। तो इसका मतलब, क्योंकि देखो करंट चेंज दोनों में आई आई दिए गए हैं ना, इसका मतलब करंट चेंज तो बराबर, एल ज्यादा है इस कोयल का, इसका मतलब इसकी ईएमएफ भी क्या पैदा होगी वहां पे, ज्यादा। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में इन मीडियम हमेशा क्या पैदा होगी, मोर। अगर करंट सेम रखा है तो बेटा इसकी क्या होगी बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ लेस। याद रखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस विल बी लेस, प्रोड्यूस विल बी लेस, अगर करंट चेंज को सेम रखा है तो। क्लियर है ना? दोनों में सेम करंट दिया गया, अगर यहां कम ज्यादा कर दोगे ना तो वैसी बात है, ये फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा एल ई किसका कम है किसका ज्यादा है, लेकिन फिलहाल मैं आई सेम की बात कर रहा हूं। ठीक है? अगर सर इसका क्या बेनिफिट हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये वाली तो ज्यादा पैदा करेगी, ये कम। आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ तो एक बैटरी होती है, समझ रहे हो ना, और बैटरी ये पावरफुल बैटरी बन गई और ये पावरफुल बैटरी नहीं बनी, तो क्या हुआ बेटा बताओ, यानी कि ये पावरफुल बैटरी बन गई और ये पावरफुल बैटरी नहीं बन पाई इसके अंदर, तो क्या बेनिफिट हुआ, यानी कि इसके अंदर जो चीज जुड़ी है ना, ध्यान से सुनो, जो चीज इसके अंदर जुड़ी है उसको ज्यादा बैटरी मिल जाएगी, और जो इसके साथ जुड़ी है उसको बैटरी कम मिलेगी। अब आपको ये सर हमें एक न्यूमेरिकल करके बताओ, उससे मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकली फील करवाता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कम ज्यादा जो पैदा हुई है कोयल में, इसमें और इसमें। वैसे मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट लास्ट के सारे लेक्चरों में बता रखा है बेटा, कि डायरेक्शन भी बता सकते हैं उसकी वैल्यू के, उसकी उससे करंट भी पता चल जाता है, सारी चीजें। लेकिन फिलहाल क्या है, फिलहाल मैं बता रहा हूं कि सेल्फ इंडक्टेंस के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जुड़ी है, बात कर लोगे ना। अगला स्टेप सुनो, मेन पॉइंट बेटा, मुझे एक सिंपल बात पता चल गई कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस पढ़ते हैं रजिस्टर के लिए, समझ में आई बात, तो वैसे ही कोयल के लिए क्या पढ़नी जरूरी है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ। देखो बच्चों, दो कोयल लेते हैं, उस दो कोयल में क्या बताया था बताओ, मान लिया एक सिंपल कोयल है कोई भी, समझना, इसको मैंने करंट आई दिया और इसकी जो प्रॉपर्टी है वैक्यूम है, वैक्यूम के ऊपर लपेटी गई है बेटा, इसका मतलब इसकी एल नोट क्या होगी, म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई में एल। अगर इसके सारे पैरामीटर यही मान रखी है तो बेटा ये होगा ना। अगर मैं इस रोड को, इसमें सेकंड केस सुनना, अगर मैं इसमें रोड इंसर्ट कर दूं बाहर से कोई लाके बेटा, कोई भी रोड,
तो इसका जो मीडियम वाला एल कितना बताया था बच्चों, जल्दी बताओ। मीडियम वाला था म्यू की जगह म्यू मीडियम वाला आ जाता है सर, एन स्क्वायर ए बाई में एल। ध्यान से सुनना, इसमें करंट आई। अब जैसे ही मैंने इसी कोयल में रोड इंसर्ट कर दी तो इसका मीडियम वाला कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आया ना, एलएम। और आपको भी बताया था मीडियम वाला कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा वैक्यूम वाले से क्या होता है, ज्यादा। सुनो बच्चों, अगर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पता है ना, ई जो होगा ना, देखो बेटा एलएम ज्यादा होगा तो इसका मतलब या इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पैदा होगी, ज्यादा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इस फैक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब रोड को इंसर्ट कर दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी यहां मोर होगी, और यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी वो लेस। वेरी गुड। तो इस अब बात आती है सर इसका मतलब समझाओ हमें। इसके साथ एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया था बेटा, देखो एक बल्ब है जो मैंने कनेक्ट कर दिया, जैसे ही यहां पे करंट आई गया उसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस शो होगी बेटा। इसकी ब्राइटनेस कितनी आई, B1। सुनना, ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर गया। और जब मैंने इसके में रोड इंसर्ट कर दी तो क्या चेंज आया, ध्यान से सुनना, चेंज ये फैक्टर आया, इसका एल बदल गया बेटा। इसका मतलब एल मीडियम ज्यादा है और एल वैक्यूम क्या था, कम। आपको सर इसका मतलब तो बताओ, मीडियम का बदलने से ब्राइटनेस का क्या मतलब है, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा पैदा होगी बच्चों। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है पावरफुल बैटरी, पावरफुल बैटरी का मतलब है रोकने वाला। इंड्यूस मतलब मैंने बताया था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा चेंज को रोकती है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ओपोज द चेंज। इंड्यूस्ड ईएमएफ ओपोज द चेंज, बताया था ना, फ्लक्स को चेंज होने से रोकती है, ओपोज द चेंज। तो इसका मतलब यहां पे फ्लक्स को चेंज होने से रोकना है तो किसको रोकना पड़ेगा, करंट को चेंज होने से। इसका मतलब इसमें अगर करंट आई जा रहा है, 0 से आई दे दिया इसको करंट बेटा, तो समझ जाना इसको रोकना शुरू कर देगी, करंट को डिक्रीज करना। मतलब यहां पे करंट को आई नहीं रखेगी, इसको डिक्रीज कर देगी। और जैसे ही बच्चों करंट डिक्रीज हुआ, इसकी ब्राइटनेस क्या होगी बेटा, डिम, यानी कि कम होगा। तो मतलब इसकी ब्राइटनेस क्या होगी बेटा, ब्राइटनेस क्या होगी, डिक्रीजेस। तो आपको ये फैक्टर क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही मैंने रोड को इंसर्ट किया कोयल के अंदर, उसकी अचानक से ब्राइटनेस कम होगी। और जैसे ही बेटा मैंने रोड को क्या किया बताओ, ये हटाया, तो इस दोबारा से ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ गई। क्योंकि ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पे। और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किससे जुड़ी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले फैक्टर से। तो आपको ये सारे पैरामीटर्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि रोड को इंसर्ट करने से ब्राइटनेस क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोज द चेंज इन करंट। चेंज इन करंट लिख लो बेटा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होती है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स फिक्स अपने माइंड में कर लो कि भाई कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस से कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ी होती है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं।